हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास। मैं विकी राय आप सबका आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, आज आप फिर से एक बार मुखातिब हो प्रेमचंद के फटे जूते चैप्टर से। मैंने कल जब इस पर आप प्रकाश डाला था तो उसमें आपको मैंने प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में बताया था कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व। इस चैप्टर के लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए क्या लिखा। परसाई जी जो कभी उनके घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, परसाई जी ने इस बात पर संकेत किया है कि प्रेमचंद जी जो थे उनकी वास्तविक जिंदगी जो थी वह कष्टों से भरी थी। अपने संपूर्ण जीवन एक तरीके से संघर्ष करते रहे। एक महान साहित्यकार एक संघर्षमय जीवन जी रहा है, इसी बात का बड़ा कष्ट रहा परसाई जी। उन्होंने इस बात की अनुभूति की कि साहित्यकारों का जीवन वास्तव में कांटों से भरा होता है। अपनी पूरी जिंदगी वो कभी सुख का जीवन नहीं बिता पाते। लगता है ज्ञानदायिनी मां सरस्वती के रहने के कारण लक्ष्मी का उनके पास निवास नहीं हो पाता, इसलिए अपने पूरे जीवन कंधे पर झोला लटकाए मां सरस्वती की आराधना करते हुए वे केवल जन सेवा करते रहते हैं, लेकिन कभी सुख के मोहताज नहीं हो पाते। प्रेमचंद जी का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। एक संघर्षमय जीवन रहा और जब जिंदगी की आखिरी सांस उन्होंने ली तो उस समय भी बड़ा कष्टमय उनका दिन रहा। क्षय रोग से पीड़ित होकर के उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। एक महान साहित्यकार का इस प्रकार अंत हुआ, वास्तव में एक कष्ट की बात है। उसी कथाकार को याद करते हुए परसाई जी ने इस चैप्टर को लिखा और ये उस समय का दृष्टांत है। आपको कल ही पता चल गया होगा। इस चैप्टर का शीर्षक ही बतला रहा है कि किसी ऐसे अवसर पर वो फटे जूते पहनकर गए होंगे जिस कष्ट को लेखक नहीं सह पाया होगा और उसी को संस्मरण के रूप में उसने आपके सामने चित्रित कर दिया। प्रेमचंद जी, कल मैंने आपको बतलाया था इस पर कि प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाने गए। क्या वो जानबूझ के गए? क्या वास्तव में उन्होंने पत्नी से कहा होगा? नहीं, पत्नी ने शायद उनसे आग्रह किया होगा और पत्नी भी अपने पति की वास्तविकता को जानती थी, पति के स्वभाव से परिचित थे। फिर भी एक पति पत्नी का आपस का प्यार होता है कि उस प्यार के अंतर्गत दुनिया के लोगों को देखते हुए उसने भी फोटो खिंचवाने की बात अपने पति के सामने रखी और पति प्रेमचंद ने उसे सहजता से स्वीकार कर लिया। वो चाहते तो इनकार कर सकते थे, ये कह करके कि देखो मेरे पास जूते सही नहीं है, मैं कैसे चलूंगा, लेकिन नहीं। मैंने कल आपको बतलाया था कि वो वास्तविक जिंदगी जीते थे। बाहरी ढंग से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं था। जिस जिंदगी को वो जीते थे उस जिंदगी में एक सच्चाई रहती थी, कहीं भी बनावटीपन नहीं रहता था। वो जानते थे कि मैं फटे जूते पहन करके किसी के सामने जाऊंगा तो लोग दुनिया मेरा मजाक उड़ा सकती है कि देखो पत्नी के साथ फोटो खिंचवाने आया है, फटे जूते पहन कर आया। जबकि दुनिया
जब फोटो खिंचवाने जाती है तो पूरा लगदग होकर के सज धज के जाती है। यदि किसी के पास कपड़े नहीं होते वो तो किसी से कपड़े ले लेती है, कोट नहीं है तो कोट ले लेती है, पैंट शर्ट नहीं है तो पैंट शर्ट ले लेगी, डेंट पेंट हो जाती है, स्प्रे छिड़क लेगी, इत्र लगा लेगी, ऐसा लगेगा कि जैसे ये इत्र और स्प्रे जो है उसकी खुशबू फोटो में भी समा जाएगी। लोग इत्र से गमकते हुए जाते हैं फोटो खिंचवाने, और फोटो खिंचवाने में सबसे बड़ा आनंद तब आता है जब आपके साथ कोई ना कोई औरत हो, उसमें थोड़ा आनंद थोड़ा और बढ़ जाता है, थोड़ा रुआब और बढ़ जाता है। और उसी रुआब के नाते यदि आपके साथ आप अविवाहित हैं तो चलो भाभी ही सही, कोई दूसरी औरत ही सही, उसके साथ फोटो खिंचवाने में थोड़ा ज्यादा अपने का रुआब जानते हैं। मैंने किसी भी प्रकार से आकर्षक दिखलाने के लिए लोग फोटो जब खिंचवाने जाते हैं तो अपने को सजाते धराते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी सबसे अलग थे, फटे जूते पहन के गए, साधारण धोती और कुर्ता पहन करके, और मूंछ वाले प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा लिए। बड़ा कष्ट हुआ लेखक को जब उस फोटो को उसने देखा, आंखों में आंसू आ गए। एक महान साहित्यकार जो दुनिया को सन्मार्ग का रास्ता दिखलाता है, जो दुनिया की समस्याओं से की वास्तविकता से लोगों को परिचित कराता है, ऐसे महान साहित्यकार के साथ दुनिया इस प्रकार का उपेक्षात्मक व्यवहार करती, क्या यही दुनिया की संवेदना होती है? क्या यही दुनिया का भावनात्मक रिश्ता होता है? सोचता है, उसे बड़ा कष्ट होता है। लेकिन बड़े स्वाभिमानी इंसान थी प्रेम थी, उन्होंने कभी भी अपने दुख को किसी के सामने उजागर नहीं किया। उन्होंने मान लिया कि मेरी जिंदगी में यदि दुर्दिन का दिन लिखा है तो उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, परमेश्वर की यदि यही इच्छा है तो उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। और उन्होंने किया, अपने स्वाभिमान को कभी नहीं छोड़ा, अपने स्वाभिमान को किसी के सामने गिरवी नहीं रखा, पर्दे के पीछे अपनी कमियों को कभी छिपाया नहीं। मैंने लिखा कि पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक सोच रहा है कि दुनिया अपनी कमियों और अवगुणों को पर्दे के पीछे छिपा लेती है, दुनिया के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहती। यदि उसके अंदर अवगुण भी होते हैं तो इंसान अपने अवगुणों को छिपाकर अपने गुणों का ही बखान समाज में करता है। कि प्रेमचंद जी अपनी कमियों को कभी छुपाए नहीं, और अपनी सच्चाई का उन्होंने ढिढोरा भी डाला। वो जैसे थे वैसे ही सामने आते थे। इसीलिए लेखकों को कहना पड़ गया कि तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक के कहने का आशय यह था कि प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में कभी भी अपनी कमियों को पर्दे के पीछे नहीं छुपाया। जो कमियां थी उसे जनता के सामने उजागर करने में कभी हिचक नहीं निकले। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। जो सच्चाई थी उस सच्चाई से दुनिया को उन्होंने परिचित कराया। लेकिन दूसरी तरफ लेखक सोच रहा है कि हम सामान्य लोग पर्दे पर कुर्बान होते हैं, अर्थात अपनी कमियों और अवगुणों को पर्दे के पीछे छुपाते हैं कहीं दुनिया देख न ले कि इनके घर में खाने को नहीं है, बोलते हैं कि हम 36 प्रकार का व्यंजन खाते हैं। इसलिए पर्दा लगा देते हैं दरवाजे पर, कोई अंदर देख न सके कि इनका घर खाली है, कुछ है नहीं। लेकिन वाह, धन्य थे प्रेमचंद जी, संघर्ष में जीवन जीते हुए भी अपनी कमियों को किसी के सामने प्रकट नहीं किया, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आगे लेखक ने लिखा कि चैप्टर में उन्होंने एक जगह टीले शब्द का प्रयोग किया। टीला जो होता है ये शक्ति का परिचायक होता है, जो सामंतवादी शक्तियां होती हैं, जो समाज के शक्तिशाली लोग होते हैं,
उनके लिए लेखक ने टीले शब्द का प्रयोग किया। सामान्यतः लोग करते क्या, यदि रास्ते में कोई टीला पड़ा हुआ है तो लोग उस टीले से बचकर निकलने का प्रयास करते हैं, अर्थात ऐसी सामंतवादी शक्तियों से नजरें नहीं मिलाना चाहते, उससे दूर रहना चाहते हैं, और यदि दूर नहीं रह पाते तो उससे समझौता कर देते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में कभी टेलों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, अर्थात अपने विरोधियों के सामने उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया। शान से उन्होंने अपना जीवन जिया, अपने जूते की ठोकरें मार करके विरोधियों के सामने से आगे बढ़ते रहे, कभी उनसे समझौता नहीं किया, कभी उनसे बचकर निकलने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद जी सत्य कहने से कभी पीछे नहीं हटते थे, सत्य कहने से कभी डरते नहीं थे। जो सच्चाई होती थी उस सच्चाई को दुनिया के सामने प्रकट करते थे। ये प्रेमचंद जी की वास्तविकता थी। सच्चाई से दुनिया को उन्होंने परिचित कराया, विरोधियों से डरे नहीं, जो दिल में आया वो करके दिखलाया और वो कह के दिखलाया। इसीलिए लेखक ने ये लिखा कि टीलों को देखकर भी कभी पीछे नहीं हटे। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप सोचते होंगे कि प्रेमचंद जी ने फोटो के महत्व को क्यों नहीं समझा, और आपको इसका आंसर भी आपके दिमाग में आ चुका होगा। आप परिचित हो चुके हैं कि प्रेमचंद जी को दिखावा एकदम पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने फोटो के महत्व को नहीं समझा कि फोटो यदि कहीं पर लटका हुआ मिलेगा लोगों को तो लोग क्या कहें। बस उनके दिल में तो एक ही बात थी कि दुनिया लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अपन को तो वही करेंगे जो हमारे मन में हो। और आगे आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उस पूरे चैप्टर में एक जगह और एक बड़ी अच्छी चीज आई, जूते और टोपी की कीमत की तुलना की गई, और लेखक ने ये लिखा है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। स्वाभाविक सी बात है, एक जूते की कीमत में आज 25-25 टोपियां खरीद ली जा सकती हैं। आप सोचते होंगे कि लेखक ने आखिर जूती और टोपी का संबंध क्यों दर्शाया। तो मेरे प्रिय छात्रों, जूती और टोपी का जो संबंध उसने दिखलाया और जो उसके टोपी की तुलना की, उसमें जूतों को उसने शक्तिशाली लोगों की तरफ सूचक करके बताया। जूते को प्रतीक माना शक्तिशाली लोग और टोपी को प्रतीक माना समाज के दबे कुचले लोग या समाज के सामान्य लोग। और कभी नहीं लेखक ने ये कहना चाहा, बताना चाहा कि शक्तिशाली हमेशा ही समाज में जो दबे कुचले लोग होते हैं उनको और दबाने का प्रयास करते हैं। और वर्तमान परिवेश में और जो सामान्य लोग होते हैं वो हमेशा ही इन शक्तिशाली लोगों के सामने सर झुकाते रहे। शक्तिशाली हमेशा ही समाज के दबे कुचले लोगों का शोषण करते हैं और समाज के दबे कुचले लोग या सामान्य लोग
हमेशा ही इन सामंतशाही शक्तियों के सामने या समाज के इन शक्तिशाली लोगों के सामने सिर झुकाते रहते हैं, अपनी टोपी उसके कदमों में डाल देते हैं। और वर्तमान परिवेश में भी आज टोपी की कीमत नहीं रह गई, टोपी महत्वहीन हो गई है। अर्थात लोगों की मान मर्यादा, सामान्य लोगों की मान मर्यादा इन शक्तिशाली लोगों के सामने महत्वहीन हो गई है। आज समाज में धन को महत्व दिया जा रहा है, मनुष्य के सम्मान का कोई महत्व नहीं रहा गया। इसीलिए लेखक को लिखना पड़ गया कि समाज में जूते की कीमत हमेशा ही टोपी से अधिक रही है। तो इस चैप्टर की 2 से 3 मुख्य बातें, एक फोटो खिंचवाने का प्रसंग, दूसरा प्रसंग कि जूते की कीमत टोपी से अधिक रही, और तीसरा प्रसंग प्रेमचंद जी के जीवन से जो संदर्भित रहा वो ये कि उन्होंने कभी भी टीलों से समझौता नहीं किया, उन टीलों को ठोकरे मार कर चलते रहे। लेकिन लेखक जैसे लोग अपनी कमियों को पर्दे के पीछे छुपाते रहे। आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो एक जगह मिलेगा कि प्रेमचंद के जूते आगे से दाहिने जूता फटा हुआ है, उनकी उंगली दिखलाई पड़ रही है, लेकिन उनको इसकी चिंता नहीं कि समाज उनके बारे में क्या कहता हो। जो सच्चाई है वो जनता के सामने ला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लेखक जब अपने बारे में सोच रहा है तो उसको ये कष्ट हो रहा है कि मेरे जूते चलते चलते घिस गए और जूते का तलवा नीचे से एकदम घिस के फट गया। एक तरीके से जो मेरा पैर है वो जमीन से रगड़ता हुआ चलता है, लेकिन मेरे जूते पैसे में उसके पास भी नहीं है, जूता खरीद नहीं पा रहा है, लेकिन ऊपर का हिस्सा है वो एकदम बदस्तूर ठीक है। इसलिए सोचता है कि चलो जब तक पैसे नहीं है तब तक इसी से काम चलाएंगे। अरे दुनिया क्या जानेगी कि हमारा जूता नीचे से फटा हुआ है, जब वो नीचे से दिखाई पड़ेगा तब तो। अरे उस पर तो पर्दा पड़ा हुआ है, वो तो नीचे है, ऊपर का ऐसा तो डेंट पेंट ठीक है। तो यदि ऊपर का ऐसा ठीक है तो काहे को इतनी परेशानी उठाएंगे, उसको ठीक ठाक से पालिश उलिश करा के उसी को पहनते थे लेकर। और जनता के सामने जनता देखती थी तो ही कहती थी हाँ लेखक का जूता तो बहुत बढ़िया है। लेकिन लेखक तो अंदर अंदर रोता था ना कि हम अपनी कमियों को छुपाकर जनता के सामने ला रहे हैं, जनता हमारी कमी जान भी नहीं पा रही है। और एक हमारे वो जो महान साहित्यकार जी हैं उनका जूता आगे से फटा हुआ है, दुनिया देख भी रही है तब भी उनको नहीं डरे। तो इस चैप्टर से एक संदेश मिलता है कि इंसान को कभी भी बनावटीपन में विश्वास नहीं करना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार, तड़क भड़क की दुनिया से दूर रहते हुए एक सामान्य और खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तड़क भड़क के झंझट में न पड़कर वास्तविकता भरी जिंदगी जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि तड़क भड़क की जिंदगी कभी कभी इंसान को विवशताओं के पिंजड़े में जकड़ देती है और इंसान अपनी पूरी जिंदगी दुख के आंसू बहाता रहता है। लेकिन गुजरा हुआ पल फिर वापस नहीं आ पाता और वह बेचारा इंसान अपनी गलतियों पर पश्चाताप करते हुए अपनी जिंदगी को जीता है। इसलिए मेरे प्रिय छात्रों, आप कभी भी बनावटीपन में विश्वास न करो।
जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उसी वास्तविकता की जिंदगी में जीने का प्रयास करो। आपकी जिंदगी हमेशा ही खुशहाल बनी रहेगी। समाज क्या कह रहा है इस बात की चिंता न करते हुए आप अपनी जिंदगी जियो, खुशहाल जिंदगी जियो। अरे दुनिया का काम है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं भी किराए आप सबसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।